रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जैन संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह का शुभारंभ। संस्कृति और विकास को साथ लेकर चलने का आह्वान। जल संरक्षण, एक पेड़ मां के नाम और स्वच्छता समेत 9 संकल्पों पर काम करने की दोहराई अपील। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आपातकाल को बताया भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय। कहा, आपातकाल के दौरान संविधान निर्माताओं की सोच के साथ हुआ बड़ा विश्वासघात। भाजपा ने कोलकाता दुष्कर्म मामले में 4 सदस्यीय जांच समिति का किया गठन। ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा। दुष्कर्म मामले में चौथी गिरफ्तारी। पुलिस ने लॉ कॉलेज के गार्ड को किया अरेस्ट। बिहार में रोजगार के साथ साथ कानून व्यवस्था पर जोर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चयनित 21,391 नए सिपाहियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। कहा, हमारी सरकार ने प्रदेश को जंगल राज से दिलाई मुक्ति। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मुकाबला आज नॉटिंघम में 5 मैचों की सीरीज का खेला जाएगा पहला मुकाबला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। पीएम ने इस अवसर पर स्मृति डाक टिकट, स्मारक सिक्का और आचार्य जी महाराज के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। इसके साथ ही 1 वर्ष चलने वाले कार्यक्रमों का भी शुभारंभ हुआ। इसके तहत आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जीवन और परंपरा का संदेश आगे बढ़ाया जाएगा। आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने जैन दर्शन पर पुस्तकों की रचना की। उन्होंने प्राचीन जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत किया गया। पीएम को मानव कल्याण, विश्व शांति, पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए यह उपाधि दी गई। इसके साथ ही राष्ट्र सेवा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में पीएम के योगदान का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया। आज इस अवसर पर आपने मुझे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि देने का जो निर्णय लिया है, मैं खुद को इसके योग्य नहीं समझता। लेकिन हमारा संस्कार है कि हमें संतों से जो कुछ मिलता है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार किया जाता है। और इसलिए मैं आपके इस प्रसाद को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं और मां भारती के चरणों में समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है। भारतीय दर्शन के स्रोत हमारे ऋषि मुनि और आचार्य वर रहे हैं और ऐसे में उनके साथ में ही पीएम ने इस बात को आगे बढ़ाया और कहा कि आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज भारत की इसी परंपरा के आधुनिक प्रकाश स्तंभ हैं। उन्होंने जैन इतिहास को भी उसकी सही पहचान दिखाई। जैन दर्शन और अनेकांतवाद जैसे मौलिक ग्रंथों की रचना कर उन्होंने विचारों को गहराई, व्यापकता और समरसता दी। मंदिरों के जीर्णोद्धार से लेकर गरीब बच्चों की शिक्षा और सामाजिक कल्याण तक
उनका हर प्रयास आत्म कल्याण से लेकर लोक मंगल तक जुड़ा रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, क्या है अहिंसा राजा की और प्रजा की, ना छेड़ेंगे किसी को कभी, और जो छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। जैसे 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 आपने सिंदूर ऑपरेशन में करके दिखा दिया है। प्रज्ञा महाराज साहब ने कहा कि जो हमें छेड़ेगा अरे मैं जैनियों के कार्यक्रम में हूं, अहिंसावादियों के बीच हूं, और अभी तो आधा वाक्य बोला हूं और आपने पूरा कर दिया। प्रधानमंत्री का अंदाजे बयां अनोखा है और उन्होंने एक बार फिर इसको दर्शाया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक कार्यक्रम के दौरान आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आपातकाल के दौरान लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया, हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया और संविधान की आत्मा को कुचला गया। During emergency, the darkest period of Indian democracy, when people were behind the bars, fundamental rights were suspended, darkest period for the constitution of the country. And in the process, if you deeply reflect, we are giving wings to existential challenges. These words have been added as Nasur. These words will create upheaval. Addition of these words in the preamble during emergency signal betrayal of the mindset of the framers of the Constitution. और झांसी में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा आपातकाल को लेकर एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपातकाल को बीजेपी काला दिवस के रूप में मना रही है। इस आपातकाल के दौरान जनसंघ से लेकर अन्य दलों के लोगों के साथ आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को घेरते हुए कहा कि सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने देश पर आपातकाल थोप दिया था। इस आपातकाल के लगने से जनसंघ से लेकर के हमारे अन्य पार्टियों के लोग, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने से लेकर के जिस तरह से 21 महीने आपातकाल को जिस देश में झेला है, और मैं कहूँ आपातकाल लगा के, आपातकाल लगने के पीछे कोई देश पर संकट नहीं था। न जाने कितने लोगों के नाखून खींचने से लेकर के, बिजली के झटके लगाने से लेकर, और ऐसे ही जेल में डाल दिया। और उसमें लगभग 1,40,000 लोगों के लिए पूरा देश जेल खाना बना दिया। केवल भाजपा के, जनसंघ के और पार्टी के नेताओं को जेल में नहीं डाला, बल्कि आपकी प्रेस की आजादी पर भी प्रतिबंध। और बीजेपी इमरजेंसी को लेकर लगातार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर निशाना बना रही है। इसी के साथ अब बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पुराने अखबार की खबर शेयर की है। इसके साथ ही तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी संविधान बदलना चाहती थी। उन्होंने लिखा कि इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान की आत्मा को फिर से लिखने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देश कांग्रेस की तानाशाही से बाल बाल बचा।
और देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि पर दर 6.5% रही है, जो कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था में मजबूती और लचीलेपन को प्रदर्शित करती है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मई 2025 की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक ई-बे बिल जनरेशन, ईंधन की खपत और पीएमआई सूचकांक जैसे प्रमुख संकेतकों ने आर्थिक गतिविधियों के स्वस्थ स्तर को रेखांकित किया है। खुदरा महंगाई दर लगातार 7वें महीने घटते हुए मई 2025 में 2.8% पर आ गई। इसके अलावा देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत बना हुआ है, जो लगभग 11.5 महीने का आयात कवर प्रदान करता है। भारत का कुल निर्यात मई 2025 में साल दर साल आधार पर 2.8% बढ़ा है, जो वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता के बावजूद देश के निर्यात की मजबूती को दर्शाता है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की ओर से वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश जारी किया गया है। और मोदी सरकार के 11 सालों में संसद में कई बदलाव हुए हैं। रेल बजट और आम बजट को मिला दिया गया, अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया, नया संसद भवन बना और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित हुआ। सरकार ने कई पुराने कानूनों को भी हटाया है। संसद को कागज रहित बनाने पर जोर दिया गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मोदी सरकार में कई महत्वपूर्ण संसदीय निर्णय लिए गए। सरकार ने अब तक 421 बिल पास किए, तो वहीं अब तक कुल 1576 पुराने और निरर्थक कानूनों को निरस्त भी किया गया। रेल बजट और आम बजट को मिलाने और आम बजट को हर साल 1 फरवरी को पेश करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इसी तरह जम्मू कश्मीर में समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 370 और उसके तहत राष्ट्रपति के आदेशों के कुछ प्रावधानों को निरस्त किया गया। वहीं पीएम मोदी के भविष्यवादी दृष्टिकोण के चलते देश को सितंबर 2023 में नई संसद मिली, जब संविधान सभा से शुरू हुई 75 वर्षों की संसदीय यात्रा पर एक विशेष सत्र का आयोजन हुआ। इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नीति निर्माण में जनप्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित किया गया। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लॉ कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। पुलिस ने लॉ कॉलेज के गार्ड पिनाकी बैनर्जी को गिरफ्तार किया है। छात्रा के साथ गैंगरेप केस में यह चौथी गिरफ्तारी है। वहीं पुलिस मुख्य आरोपी समेत 3 अन्य लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें मोनोजीत मिश्रा, जैब अहमद, प्रोमित मुखोपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है। एफआईआर के अनुसार 24 वर्षीय पीड़िता के साथ कॉलेज के गार्ड रूम के अंदर कथित तौर पर बलात्कार किया गया था। मुख्य आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी बार बार की और उसे धमकाया, जबकि 2 अन्य लोग खड़े होकर देखते रहे। उसने यह भी आरोप लगाया कि घटना के दौरान कॉलेज का गेट बंद कर दिया गया था और सुरक्षा गार्ड को बाहर इंतजार कराया गया था। कॉलेज परिसर में हुई घटना में पिनाकी की संदिग्ध संलिप्तता के लिए उसे कस्बा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पीड़िता का न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया गया है। मेडिकल में सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की इस घटना के संदर्भ में 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। इस कमेटी में सतपाल सिंह, मीनाक्षी लेखी, विप्लव कुमार देव, मनन कुमार मिश्रा शामिल हैं। जांच समिति शीघ्र ही घटनास्थल का दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष को सौंपेगी। और कोलकाता सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर बीजेपी पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। बीजेपी ने घटना के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से माफी मांगने और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की है। कस्बा सामूहिक दुष्कर्म मामले पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राज्य में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं के प्रति इतनी असंवेदनशीलता और क्रूरता आखिर क्यों है। 25 जून के दिन कस्बा लॉ कॉलेज में जिस प्रकार का एक जघन्य गैंग रेप का केस हुआ है, उसको लेकर आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में एक दुख का माहौल है।
अचरज का माहौल है कि आखिर बंगाल किस तरफ बढ़ रहा है। रह रह के बंगाल से इस प्रकार की रेप की घटनाएं, चाहे वो आरजी कार का विषय हो, चाहे आज कस्बा लॉ कॉलेज का विषय हो, रह रह के उस प्रदेश से जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता, इस प्रकार की ब्रुटैलिटी आखिर क्यों है? भाजपा ने दुष्कर्म मामले को राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित एक क्रूर कृत्य बताया। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि इस जघन्य अपराध का एक राजनीतिक पहलू है, क्योंकि मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा टीएमसी की छात्र शाखा का सचिव रहा है और वो टीएमसी का सदस्य भी है। कस्बा लॉ कॉलेज के रेप केस को देखा जाए, विक्टिम ने खुद स्टेटमेंट जारी किया है, लिखित स्टेटमेंट। उसको ध्यान से पढ़ा जाए तो एक बात स्पष्ट होता है कि यह पूरा गैंग रेप का जो कुचक्र हुआ है, यह कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है, एक राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रेरित जघन्य क्रूरता है, क्योंकि इसमें एक कॉलेज के यूनियन का संबंध है। जो मुख्य आरोपी है, जिसका नाम मनोजीत मिश्रा है, मनोजीत मिश्रा खुद ही जो टीएमसी की स्टूडेंट विंग होती है उसके सेक्रेटरी रहे हैं, वो पूर्व छात्र रहे हैं उस कॉलेज के, वो खुद टीएमसी का सदस्य है। उसके साथ जैब अहमद और प्रमीत मुखर्जी जो बाकी दोनों हैं, वो उस लॉ कॉलेज के छात्र हैं। और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में कथित गैंगरेप मामले पर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के राज में कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कोलकाता में आज नहीं बल्कि पिछले 14 वर्षों से ये हो रहा है। बंगाल में जब तक ममता बनर्जी को हटाया नहीं जाता, ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। ममता बनर्जी का रिजिम में वहाँ कोई खास करके माता, बहन, दीदी और हमारा जो कन्या है, कोई सुरक्षित नहीं है। ये आज नहीं है, पिछले 14 साल से चल रहा है, ज़्यादा तो 4-5 साल से ज़्यादा चल रहा है। बंगाल की जनता को आगे आना चाहिए, या इलेक्शन कमीशन को बंगाल में चुनाव के दौरान जो धांधली होता है, जिस तरीके से गुंडागर्दी होता है, जिस तरीके से हिंदू को वोट डालने के लिए रोका जा रहा है, इलेक्शन कमीशन शुड वर्क। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि बारगढ़ ओडिशा की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा केंद्र है और डबल इंजन की सरकार बारगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। ओडिशा के बारगढ़ जिले में हुए गरीब कल्याण विकास समग्र कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में गरीब लोगों के कल्याण के लिए कई विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई और इस कार्यक्रम से लोगों में काफी उत्साह है। आज एक बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, गरीब कल्याण समावेश किया गया। केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन सरकार की लोकाभिमुखी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए यहाँ की धान खरीदी, यहाँ की महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना की विकास, यहाँ की लक्ष्यपति दीदी, यहाँ की पिछड़े वर्गों को राज्यों में पहली बार आरक्षण की व्यवस्था, ये सब विस्तार से चर्चा हुई। लोगों के अंदर काफी उत्साह है। और भारत ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक छलांग लगाई है। जहां 2015 में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 19% था, तो वहीं 2025 में बढ़कर 64.3% हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार अब 94 करोड़ से अधिक लोगों को कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ की सुविधा मिली हुई है। ये दुनिया में सबसे तेज सामाजिक सुरक्षा विस्तार में से एक है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इसे अंत्योदय की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत की जन केंद्रित नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। भारत में ई श्रम पोर्टल के तहत 30.91 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत हैं। 51.06 करोड़ से अधिक लोग पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत, 23.64 करोड़ लोग पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत और 51 करोड़ 35 लाख से अधिक श्रमिक पीएम श्रम योगी मानधन
योजना के तहत पंजीकृत हैं। इसके अलावा 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सशक्त बनाने का लक्ष्य है। साथ ही पीएम आवास योजना के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए जा चुके हैं। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट एफ हुंगबो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और भारत को जन केंद्रित नीतियों की प्रशंसा की। In India, a regional forum on responsible business practices for inclusive and sustainable society brought forward very concretely and now 10 well-documented case studies on how we expand social justice through the business, the responsible business practices, in addition for moving the social protection coverage for barely 25% to 64%. और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के हिमाचल प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। रिजिजू ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के तहत पूह में इंडोर स्टेडियम की आधारशिला रखी, जो दूर दराज के क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार का वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमांत क्षेत्रों को विकसित करने का काम जारी है। आज केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना अनुभव साझा करते हुए लिखा कि लाहौल स्पीति घाटी का प्यार और स्नेह मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को आगे बढ़ाते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों के तहत काजा में विभिन्न सुरक्षा योजनाओं का शुभारंभ किया। और खबर बिहार से, जहां इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने शनिवार को जानकारी दी कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करना है। आयोग ने बताया कि इस प्रक्रिया में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह की पक्षपात की गुंजाइश न रहे। आयोग ने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले भारतीय नागरिक जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के निवासी हों, मतदाता बनने के पात्र हैं। इस विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जाएंगे, अपात्र नाम हटाए जाएंगे और अन्य जरूरी सुधार किए जाएंगे। प्रक्रिया राज्य भर में सफलतापूर्वक शुरू हो चुकी है और इसे समयबद्ध ढंग से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के सबसे बड़े मोबिलिटी प्लेटफॉर्म रैपिडो ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और ONDC के साथ सामरिक साझेदारी की है। इस साझेदारी के जरिए अब रैपिडो ऐप से भी दिल्ली मेट्रो के लिए टिकट बुक करा पाएंगे। इस मुद्दे पर DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास कुमार से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ DMRC के MD विकास कुमार मौजूद हैं। एक करार जो हुआ है रैपिडो के साथ, इस करार के क्या मायने हैं? जो हमारी लास्ट माइल है, जब पैसेंजर को मेट्रो स्टेशन पे आना पड़ता है और मेट्रो स्टेशन से अपने गंतव्य जाना पड़ता है, तो इसके लिए उसके पास ऑप्शंस लिमिटेड थे। रैपिडो के आने से ये हो गया कि वो अपनी कन्वीनियंस पे अपने ऑप्शन बुक कर सकता है और वो राइड को ले सकता है और मेट्रो का टिकट भी बुक कर सकता है। तो ये उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है और सीमलेस है। एक ही क्लिक में वो अपनी लास्ट और फर्स्ट माइल की राइड भी बुक कर लेगा और मेट्रो टिकट भी बुक कर लेगा और उसको पता भी रहेगा कि उसकी राइड इस टाइम है। अदरवाइज़ और जो मोड्स हैं उसके लिए बस है या उसके लिए उसको वेट करना पड़ता है कि कब बस आएगी कब नहीं आएगी। मेट्रो की भी अपनी बस सेवाएं हैं जो एक स्टेशन से और लास्ट पोजीशन तक है, तो उसके साथ ये सेवाएं कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, मेट्रो की बस सेवाएं जो हैं वो मेट्रो नहीं, वो दिल्ली सरकार की जो डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वो चलाता है। ठीक है, वो भी एक मोड है लोगों के जाने के लिए। मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पर आजकल ऑप्शन ये है कि पैसेंजर को आप ऑप्शन दीजिए, जो मोड उसको सहूलियत लगे वो इस्तेमाल करे। तो ये एक रैपिडो भी एक ऑप्शन मिला है उसे, उसी तरह बस तो एक ऑप्शन है ही उसके पास। लेकिन बस में जो देखा गया है, ये देखा गया अगर बड़ी बसेज होती हैं और हमारे स्टेशन से चलती हैं तो कई बार
उसमें स्टेशन से इतना ऑफटेक ही नहीं आता है कि उतने पैसेंजर्स भरें, तो कई बार वो बस खाली भी जाती है, जिससे कि प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है। इसमें तो हर तरह की राइड अवेलेबल है आपके पास। सिंगल राइड के लिए 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, टैक्सी है, सारा कुछ है। हमारे पास स्मार्ट कार्ड है और जिसके जरिए हमें 10% की छूट मिलती है। रैपिडो भी दावा कर रही है कि हम जो पैसेंजर हैं, जो यात्री हैं, उनको हम छूट देंगे। इसको हम किस तरीके से देखें? नहीं, रैपिडो बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे लोग अट्रैक्ट होंगे उसकी सर्विस की तरफ, और ओवरऑल वो देखेंगे कि जब बढ़िया सर्विस मिल रही तो और लोग आएंगे। तो वो उनका प्लान हमें लगता है ये है कि ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना, जिससे वॉल्यूम्स में मिल जाए तो उनको भी फ़ायदा होगा, पब्लिक को भी होगा। इस करार से जो आम जनता है, जो आम यात्री है, उनको ज़रूर अधिक से अधिक फ़ायदा मिलेगा। क्या नाम है? सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। असम का चाय बहुत फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे रहेगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह हैं। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। होगी बात कि किस तरह पुलिस के साथ साथ तमाम सरकारी एजेंसियां भी साइबर अपराधियों के खिलाफ ले रही हैं एक्शन। अगर आपकी एक फोटो भी इंटरनेट पर है, वो दे दी किसी AI टूल को, तो आपका बहुत ही रियलिस्टिक डीफेक बना देगा। एथिकल हैकर्स वो लोग हैं जो सिस्टम्स में, नेटवर्क्स में लूपहोल्स ढूंढते हैं ताकि उन्हें आगे रिपोर्ट किया जा सके, बिना उन्हें उनका गलत फायदा उठाए और उन्हें ठीक करवाया जा सके। नई सुबह, नई शुरुआत। DD न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे DD न्यूज पर। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश? SIP से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस? गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न? बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम? पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट। फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच।
देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। जब देश पूछता है जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने। नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जैन संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह का शुभारंभ। संस्कृति और विकास को साथ लेकर चलने का आह्वान। जल संरक्षण, एक पेड़ मां के नाम और स्वच्छता समेत 9 संकल्पों पर काम करने की दोहराई अपील। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आपातकाल को बताया भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय। कहा, आपातकाल के दौरान संविधान निर्माताओं की सोच के साथ हुआ बड़ा विश्वासघात। भाजपा ने कोलकाता दुष्कर्म मामले में 4 सदस्यीय जांच समिति का किया गठन। ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा। दुष्कर्म मामले में चौथी गिरफ्तारी। पुलिस ने लॉ कॉलेज के गार्ड को किया अरेस्ट। बिहार में रोजगार के साथ साथ कानून व्यवस्था पर जोर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चयनित 21,391 नए सिपाहियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। कहा, हमारी सरकार ने प्रदेश को जंगल राज से दिलाई मुक्ति। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मुकाबला आज नॉटिंघम में 5 मैचों की सीरीज का खेला जाएगा पहला मुकाबला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। पीएम ने इस अवसर पर स्मृति डाक टिकट, स्मारक सिक्का और आचार्य जी महाराज के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। इसके साथ ही 1 वर्ष चलने वाले कार्यक्रमों का भी शुभारंभ हुआ। इसके तहत आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जीवन और परंपरा का संदेश आगे बढ़ाया जाएगा। आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने जैन दर्शन पर पुस्तकों की रचना की। उन्होंने प्राचीन जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत किया गया। पीएम को मानव कल्याण, विश्व शांति, पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए यह उपाधि दी गई। इसके साथ ही राष्ट्र सेवा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में पीएम के योगदान का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया। आज इस अवसर पर आपने मुझे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि देने का जो निर्णय लिया है, मैं खुद को इसके योग्य नहीं समझता। लेकिन हमारा संस्कार है कि हमें संतों से जो कुछ मिलता है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार किया जाता है। और इसलिए मैं आपके इस प्रसाद को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं और मां भारती के चरणों में समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है। भारतीय दर्शन के स्रोत हमारे ऋषि मुनि और आचार्य वर रहे हैं और ऐसे में उनके साथ में ही पीएम ने इस बात को आगे बढ़ाया और कहा कि आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज भारत की इसी परंपरा के आधुनिक प्रकाश स्तंभ हैं।
उन्होंने जैन इतिहास को भी उसकी सही पहचान दिखाई। जैन दर्शन और अनेकांतवाद जैसे मौलिक ग्रंथों की रचना कर उन्होंने विचारों को गहराई, व्यापकता और समरसता दी। मंदिरों के जीर्णोद्धार से लेकर गरीब बच्चों की शिक्षा और सामाजिक कल्याण तक उनका हर प्रयास आत्म कल्याण से लेकर लोक मंगल तक जुड़ा रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, क्या है अहिंसा राजा की और प्रजा की, ना छेड़ेंगे किसी को कभी, और जो छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। जैसे 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 आपने सिंदूर ऑपरेशन में करके दिखा दिया है। प्रज्ञा महाराज साहब ने कहा कि जो हमें छेड़ेगा अरे मैं जैनियों के कार्यक्रम में हूं, अहिंसावादियों के बीच हूं और अभी तो आधा वाक्य बोला हूं और आपने पूरा कर दिया। प्रधानमंत्री का अंदाजे बयां अनोखा है और उन्होंने एक बार फिर इसको दर्शाया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक कार्यक्रम के दौरान आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आपातकाल के दौरान लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया, हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया और संविधान की आत्मा को कुचला गया। During emergency, the darkest period of Indian democracy, when people were behind the bars, fundamental rights were suspended, darkest period for the constitution of the country. And in the process, if you deeply reflect, we are giving wings to existential challenges. These words have been added as Nasur. These words will create upheaval. Addition of these words in the preamble during emergency signal betrayal of the mindset of the framers of the Constitution. और झांसी में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा आपातकाल को लेकर एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपातकाल को बीजेपी काला दिवस के रूप में मना रही है। इस आपातकाल के दौरान जनसंघ से लेकर अन्य दलों के लोगों के साथ आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को घेरते हुए कहा कि सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने देश पर आपातकाल थोप दिया था। इस आपातकाल के लगने से जनसंघ से लेकर के हमारे अन्य पार्टियों के लोग, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने से लेकर के जिस तरह से 21 महीने आपातकाल को जिस देश में झेला है, और मैं कहूँ आपातकाल लगा के, आपातकाल लगने के पीछे कोई देश पर संकट नहीं था। न जाने कितने लोगों के नाखून खींचने से लेकर के, बिजली के झटके लगाने से लेकर, और ऐसे ही जेल में डाल दिया। और उसमें लगभग 1,40,000 लोगों के लिए पूरा देश जेल खाना बना दिया। केवल भाजपा के, जनसंघ के और पार्टी के नेताओं को जेल में नहीं डाला, बल्कि आपकी प्रेस की आजादी पर भी प्रतिबंध। और बीजेपी इमरजेंसी को लेकर लगातार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर निशाना बना रही है। इसी के साथ अब बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर
एक पुराने अखबार की खबर शेयर की है। इसके साथ ही तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी संविधान बदलना चाहती थी। उन्होंने लिखा कि इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान की आत्मा को फिर से लिखने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देश कांग्रेस की तानाशाही से बाल बाल बचा। और देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि पर दर 6.5% रही है, जो कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था में मजबूती और लचीलेपन को प्रदर्शित करती है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मई 2025 की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक ई-बे बिल जनरेशन, ईंधन की खपत और पीएमआई सूचकांक जैसे प्रमुख संकेतकों ने आर्थिक गतिविधियों के स्वस्थ स्तर को रेखांकित किया है। खुदरा महंगाई दर लगातार 7वें महीने घटते हुए मई 2025 में 2.8% पर आ गई। इसके अलावा देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत बना हुआ है, जो लगभग 11.5 महीने का आयात कवर प्रदान करता है। भारत का कुल निर्यात मई 2025 में साल दर साल आधार पर 2.8% बढ़ा है, जो वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता के बावजूद देश के निर्यात की मजबूती को दर्शाता है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की ओर से वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश जारी किया गया है। और मोदी सरकार के 11 सालों में संसद में कई बदलाव हुए हैं। रेल बजट और आम बजट को मिला दिया गया, अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया, नया संसद भवन बना और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित हुआ। सरकार ने कई पुराने कानूनों को भी हटाया है। संसद को कागज रहित बनाने पर जोर दिया गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मोदी सरकार में कई महत्वपूर्ण संसदीय निर्णय लिए गए। सरकार ने अब तक 421 बिल पास किए, तो वहीं अब तक कुल 1576 पुराने और निरर्थक कानूनों को निरस्त भी किया गया। रेल बजट और आम बजट को मिलाने और आम बजट को हर साल 1 फरवरी को पेश करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इसी तरह जम्मू कश्मीर में समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 370 और उसके तहत राष्ट्रपति के आदेशों के कुछ प्रावधानों को निरस्त किया गया। वहीं पीएम मोदी के भविष्यवादी दृष्टिकोण के चलते देश को सितंबर 2023 में नई संसद मिली, जब संविधान सभा से शुरू हुई 75 वर्षों की संसदीय यात्रा पर एक विशेष सत्र का आयोजन हुआ। इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नीति निर्माण में जनप्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित किया गया। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लॉ कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। पुलिस ने लॉ कॉलेज के गार्ड पिनाकी बैनर्जी को गिरफ्तार किया है। छात्रा के साथ गैंगरेप केस में यह चौथी गिरफ्तारी है। वहीं पुलिस मुख्य आरोपी समेत 3 अन्य लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें मोनोजीत मिश्रा, जैब अहमद, प्रोमित मुखोपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है। एफआईआर के अनुसार 24 वर्षीय पीड़िता के साथ कॉलेज के गार्ड रूम के अंदर कथित तौर पर बलात्कार किया गया था। मुख्य आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी बार बार की और उसे धमकाया, जबकि 2 अन्य लोग खड़े होकर देखते रहे। उसने यह भी आरोप लगाया कि घटना के दौरान कॉलेज का गेट बंद कर दिया गया था और सुरक्षा गार्ड को बाहर इंतजार कराया गया था। कॉलेज परिसर में हुई घटना में पिनाकी की संदिग्ध संलिप्तता के लिए उसे कस्बा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पीड़िता का न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया गया है। मेडिकल में सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की इस घटना के संदर्भ में 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। इस कमेटी में सतपाल सिंह, मीनाक्षी लेखी, विप्लव कुमार देव, मनन कुमार मिश्रा शामिल हैं। जांच समिति शीघ्र ही घटनास्थल का दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष को सौंपेगी।
और कोलकाता सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर बीजेपी पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। बीजेपी ने घटना के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से माफी मांगने और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की है। कस्बा सामूहिक दुष्कर्म मामले पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राज्य में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं के प्रति इतनी असंवेदनशीलता और क्रूरता आखिर क्यों है। 25 जून के दिन कस्बा लॉ कॉलेज में जिस प्रकार का एक जघन्य गैंग रेप का केस हुआ है, उसको लेकर आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में एक दुख का माहौल है, अचरज का माहौल है कि आखिर बंगाल किस तरफ बढ़ रहा है। रह रह के बंगाल से इस प्रकार की रेप की घटनाएं, चाहे वो आरजी कार का विषय हो, चाहे आज कस्बा लॉ कॉलेज का विषय हो, रह रह के उस प्रदेश से जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता, इस प्रकार की ब्रुटैलिटी आखिर क्यों है। भाजपा ने दुष्कर्म मामले को राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित एक क्रूर कृत्य बताया। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि इस जघन्य अपराध का एक राजनीतिक पहलू है, क्योंकि मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा टीएमसी की छात्र शाखा का सचिव रहा है और वो टीएमसी का सदस्य भी है। कस्बा लॉ कॉलेज के रेप केस को देखा जाए, विक्टिम ने खुद स्टेटमेंट जारी किया है, लिखित स्टेटमेंट। उसको ध्यान से पढ़ा जाए तो एक बात स्पष्ट होता है कि यह पूरा गैंग रेप का जो कुचक्र हुआ है, यह कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है, एक राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रेरित जघन्य क्रूरता है, क्योंकि इसमें एक कॉलेज के यूनियन का संबंध है। जो मुख्य आरोपी है, जिसका नाम मनोजीत मिश्रा है, मनोजीत मिश्रा खुद ही जो टीएमसी की स्टूडेंट विंग होती है उसके सेक्रेटरी रहे हैं, वो पूर्व छात्र रहे हैं उस कॉलेज के, वो खुद टीएमसी का सदस्य है। उसके साथ जैब अहमद और प्रमीत मुखर्जी, जो बाकी दोनों हैं, वो उस लॉ कॉलेज के छात्र हैं। और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में कथित गैंगरेप मामले पर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के राज में कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कोलकाता में आज नहीं बल्कि पिछले 14 वर्षों से ये हो रहा है। बंगाल में जब तक ममता बनर्जी को हटाया नहीं जाता, ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। ममता बनर्जी का रिजिम में वहाँ कोई खास करके माता, बहन, दीदी और हमारा जो कन्या है, कोई सुरक्षित नहीं है। ये आज नहीं है, पिछले 14 साल से चल रहा है, ज़्यादा तो 4-5 साल से ज़्यादा चल रहा है। बंगाल की जनता को आगे आना चाहिए, या इलेक्शन कमीशन को बंगाल में चुनाव के दौरान जो धांधली होता है, जिस तरीके से गुंडागर्दी होता है, जिस तरीके से हिंदू को वोट डालने के लिए रोका जा रहा है, इलेक्शन कमीशन शुड वर्क। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि बारगढ़ ओडिशा की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा केंद्र है और डबल इंजन की सरकार बारगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। ओडिशा के बारगढ़ जिले में हुए गरीब कल्याण विकास समग्र कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में गरीब लोगों के कल्याण के लिए कई विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई और इस कार्यक्रम से लोगों में काफी उत्साह है। आज एक बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, गरीब कल्याण समावेश किया गया। केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन सरकार की लोकाभिमुखी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए यहाँ की धान खरीदी, यहाँ की महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना की विकास, यहाँ की लक्ष्यपति दीदी, यहाँ की पिछड़े वर्गों को राज्यों में पहली बार आरक्षण की व्यवस्था, ये सब विस्तार से चर्चा हुई। लोगों के अंदर काफी उत्साह है। और भारत ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक छलांग लगाई है। जहां 2015 में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 19% था, तो वहीं 2025 में बढ़कर 64.3% हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार अब 94 करोड़ से अधिक लोगों को कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ की सुविधा मिली हुई है।
ये दुनिया में सबसे तेज सामाजिक सुरक्षा विस्तार में से एक है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इसे अंत्योदय की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत की जन केंद्रित नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। भारत में ई श्रम पोर्टल के तहत 30.91 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत हैं। 51.06 करोड़ से अधिक लोग पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत, 23.64 करोड़ लोग पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत और 51 करोड़ 35 लाख से अधिक श्रमिक पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत पंजीकृत हैं। इसके अलावा 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सशक्त बनाने का लक्ष्य है। साथ ही पीएम आवास योजना के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए जा चुके हैं। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट एफ हुंगबो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और भारत को जन केंद्रित नीतियों की प्रशंसा की। In India, a regional forum on responsible business practices for inclusive and sustainable society brought forward very concretely and now 10 well-documented case studies on how we expand social justice through the business, the responsible business practices, in addition for moving the social protection coverage for barely 25% to 64%. और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के हिमाचल प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। रिजिजू ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के तहत पूह में इंडोर स्टेडियम की आधारशिला रखी, जो दूर दराज के क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार का वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमांत क्षेत्रों को विकसित करने का काम जारी है। आज केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना अनुभव साझा करते हुए लिखा कि लाहौल स्पीति घाटी का प्यार और स्नेह मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को आगे बढ़ाते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों के तहत काजा में विभिन्न सुरक्षा योजनाओं का शुभारंभ किया। और खबर बिहार से, जहां इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने शनिवार को जानकारी दी कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करना है। आयोग ने बताया कि इस प्रक्रिया में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह की पक्षपात की गुंजाइश न रहे। आयोग ने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले भारतीय नागरिक जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के निवासी हो, मतदाता बनने के पात्र हैं। इस विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जाएंगे, अपात्र नाम हटाए जाएंगे और अन्य जरूरी सुधार किए जाएंगे। प्रक्रिया राज्य भर में सफलतापूर्वक शुरू हो चुकी है और इसे समयबद्ध ढंग से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के सबसे बड़े मोबिलिटी प्लेटफॉर्म रैपिडो ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और ONDC के साथ सामरिक साझेदारी की है। इस साझेदारी के जरिए अब रैपिडो ऐप से भी दिल्ली मेट्रो के लिए टिकट बुक करा पाएंगे। इस मुद्दे पर DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास कुमार से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ DMRC के MD विकास कुमार मौजूद हैं। एक करार जो हुआ है रैपिडो के साथ, इस करार के क्या मायने हैं? जो हमारी लास्ट माइल है, जब पैसेंजर को मेट्रो स्टेशन पे आना पड़ता है और मेट्रो स्टेशन से अपने गंतव्य जाना पड़ता है, तो इसके लिए उसके पास ऑप्शंस लिमिटेड थे। रैपिडो के आने से ये हो गया कि वो अपनी कन्वीनियंस पे अपने ऑप्शन बुक कर सकता है और वो राइड को ले सकता है और मेट्रो का टिकट भी बुक कर सकता है। तो ये उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है और सीमलेस है। एक ही क्लिक में वो अपनी लास्ट और फर्स्ट माइल की राइड भी बुक कर लेगा और मेट्रो टिकट भी बुक कर लेगा और उसको पता भी रहेगा कि उसकी राइड इस टाइम है। अदरवाइज़ और जो मोड्स हैं उसके लिए बस है या उसके लिए उसको वेट करना पड़ता है कि कब बस आएगी कब नहीं आएगी। मेट्रो की भी अपनी बस सेवाएं हैं जो एक स्टेशन से लास्ट पोजीशन तक है।
तो उसके साथ ये सेवाएं कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, मेट्रो की बस सेवाएं जो हैं वो मेट्रो नहीं, वो दिल्ली सरकार की जो डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वो चलाता है, ठीक है। वो भी एक मोड है लोगों के जाने के लिए। मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पर आजकल ऑप्शन ये है कि पैसेंजर को आप ऑप्शन दीजिए, जो मोड उसको सहूलियत लगे वो इस्तेमाल करे। तो ये एक रैपिडो भी एक ऑप्शन मिला है उसे, उसी तरह बस तो एक ऑप्शन है ही उसके पास। लेकिन बस में जो देखा गया है, ये देखा गया अगर बड़ी बसेस होती हैं और हमारे स्टेशन से चलती हैं तो कई बार उसमें स्टेशन से इतना ऑफटेक ही नहीं आता है कि उतने पैसेंजर्स भरें, तो कई बार वो बस खाली भी जाती है, जिससे कि। और एक बेहद महत्वपूर्ण खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो कि अंतरिक्ष स्टेशन पर गए हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया कि पीएम इंटरैक्टेड विद, ये पीएमओ का दरअसल ये एक्स पर पोस्ट किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी इंटरैक्टेड विद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हु इज अबोर्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो प्रधानमंत्री ने शुभांशु शुक्ला से बात की है, ये पीएमओ का ट्वीट आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरैक्शन किया है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से, जो इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद है। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला के साथ में विशेष बातचीत की है और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत संभव हो पाई है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। यह बेहद अद्भुत क्षण है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बात की, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद हैं। शुभांशु शुक्ला इस वक्त अंतरिक्ष यात्रा पर गए हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद हैं। और शुभांशु शुक्ला 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं, या ये कहा जाए कि उसके बाद ये पहले भारतीय हैं जो 1984 के बाद जा चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। वे इसरो के गगनयान मिशन का हिस्सा हैं और AX-04 मिशन के लिए चुने गए हैं, जो भारत, हंगरी, पोलैंड और अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर लॉन्च हुआ है। तो भारत भर में, दुनिया भर में इसको लेकर के बहुत उत्सुकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत की है शुभांशु शुक्ला से। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से